हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम अध्याय 1 के सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि संख्याओं के बारे में आपको लोगों को ये सब चीज़ें पूछता रहता है। तो सबसे पहले पूछता है प्राकृतिक संख्या। तो ये याद रखिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के पहले आप 0 लगा दो, वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएँ होंगी। पूर्णांक क्या होगा, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित जो रूप होता है वही जो होता है आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी वो आपका माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगला जो है आप ये भी याद रखिए कि सम संख्या किसको कहेंगे, है ना। तो सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है। तो विषम संख्या भी आप लोग याद रखें, तो वो संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, अर्थात जिनमें 2 का भाग न लगे, ठीक है। भाज्य संख्या तो वे संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी कटे, है ना। जो मतलब एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य से भी कटे। तो आपका क्या होता है, 4, 6, 8, 9, 12, है ना, 10 हो सकता है, ऐसी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो आपकी 4 होती है। इसको आप लोग याद रखा करें, ठीक है। चलिए, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक एवं स्वयं से कटे, यानी जो सिर्फ एक से और स्वयं से ही जाए और किसी से न जाए, अर्थात उनमें क्या हो, तो सिर्फ वह स्वयं को विभाजित करे और एक से कटे और किसी अन्य से ना कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे होती हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला परमीय संख्या किसको कहेंगे। परमीय और अपरमीय से अक्सर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अवश्य ही याद रखें कि जिसे p/q अर्थात भिन्न में लिखा जा सके, वही जो होती है क्या होती है, परमीय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे 1/2 हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 6 के बटे में आप 1 भी लिख सकते हो। 0.5 हो गया, इसको आप दशमलव हटाकर 10 दे सकते हो, है ना। 2.5 ये पुनरावृत्ति वाली संख्याएं भी हो सकती है, जिनका हम लोगों ने पहले ही अध्ययन कर रखा है, ठीक है। अब देखिए, याद रखिए कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि 0 भी एक क्या है, आपकी एक परमीय संख्या है, ठीक है। तो अपरमीय संख्या जिसे p/q अर्थात भिन्न में न लिखा जा सके, जैसे √3, 1/√3, पाई, 3 प्लस √2, 2/5, ये सभी की सभी जो होती हैं, देखिए √3, 1√3, 1/√3, पाई, 3 प्लस √2 और फिर से 2/5, ये सभी की सभी क्या होती है, अपरमीय संख्याएं होती है। अर्थात वे संख्याएं जिनका आप लोग वर्गमूल यानी बाहर ना निकाल सको, ये सदैव ही रोटेशन में रहती हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ और नोट्स है, इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखें। देखिए, अपरमीय और परमीय संख्याओं के बीच में आप कुछ चीज़ें ज़रूर ही याद रखिए, इनको बहुत ही याद रखना आवश्यक होता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो है अपरमीय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है, इसको याद रखोगे। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि इनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए, इन किसी का भी वर्गमूल आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी क्या है, एक अपरमीय संख्याएं हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखा करें, ठीक है। सभी के सभी कि परमीय संख्या प्लस अपरमीय संख्या, अर्थात क्वेश्चन पूछ जाता है कि परमीय संख्या और अपरमीय संख्याओं का योग क्या होगा, तो अपरमीय संख्या होगा बच्चों, याद रखिए। और अपरमीय संख्या माइनस परमीय संख्या, अर्थात अपरमीय एवं परमीय संख्या का अंतर क्या होगा, तो ये भी आपका अपरमीय होता है, ठीक है। अब अगला आपसे कभी पूछ दे कि अपरमीय संख्या गुने परमीय संख्या अर्थात अपरमीय एवं परमीय संख्या का गुणनफल क्या होता है बच्चों, तो ये भी याद रखा कीजिए कि ये आपका अपरमीय होता है, ठीक है। अपरमीय संख्या गुने अपरमीय संख्या अर्थात अपरमीय संख्या एवं अपरमीय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो कभी अपरमीय हो सकता है तो कभी परमीय हो सकता है। जानते हैं ये आपको कैसे पूछता है, ये आपको कहता है कि 2 अपरमीय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप याद रखिए कि कभी अपरमीय तो कभी परमीय आ सकता है। कैसे, तो ये देखिए, जैसे मुझे कहना हो √2 × √2, यदि इसका हम लोग मल्टीपल करें तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि इसका रोटेशन वैल्यू 2 होता है। तो 2 एक क्या है बच्चों, तो एक परमीय संख्या है। जैसे मुझे कहना हो √2 × √3, तो इसका जो गुणनफल निकलेगा अंडर√6 होगा, जो कि एक अपरमीय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरमीय संख्या और अपरमीय संख्या का गुणनफल जो होगा कभी परमीय हो सकता है तो कभी अपरमीय हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, परमीय संख्या
और फिर से अपरिमेय संख्या का भाग जो होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, अब ये देखिए, और भागा अपरिमेय संख्या, तो याद रखिए कभी आपका परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए आपसे वास्तविक संख्या की बात करें तो याद रखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, तो एक वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, दोनों संख्याएं ही क्या होती है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है। तो देखिए आपसे पूछा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो एक बार बताइए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं 1 2 3 इनफाइनाइट होता है, और इसमें जीरो शामिल करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है? तो कह सकते हैं कि हाँ हो सकती है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या याद रखोगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन एक पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होती है धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है, जिसमें से आप लोगों का धनात्मक 1 2 3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्णांक संख्या होगी, है ना, हो सकती है। अब ये देखिए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए ये तो पूछा हुआ है, तो कह सकते हैं हाँ हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? तो बच्चों कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जीरो एक जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो याद कीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 को बोलते हैं, है कि नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो याद कीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलते किसको हैं, तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो स्वयं एक के अलावे किसी अन्य से भी जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है आपका स्वयं से जाएगा और 1 से जाएगा। 3 की बात करें तो ये भी स्वयं से जाएगा और 1 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 को देखिए तो 6 जो है आप लोगों का जो मतलब जाता है कितने से, 2 से जाता है, 3 से जाता है और 6 से जाता है। लेकिन हमसे देखिए सवाल क्या पूछा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या की हम लोग बात करें तो 4 जो है आपका 4 से जाएगा और 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा और फिर से 2 से जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ठीक है, तो चलिए सब अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। आपसे क्या पूछा है, सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 2 होती है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, जिसमें 2 से भागना लगे वही क्या है, विषम संख्या, और सबसे छोटी की बात करें तो 1 है। ठीक है, अगला जो है आपसे सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, जो कि कितना बनती है? 8 बनती है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? और आंसर डी सही होगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का भागफल क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताइए, सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4, और भाग बोला है तो भाग देंगे, 2 दूनी कितना आ गया? 4। आपका छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का भागफल कितना आएगा बच्चों? तो 2 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बताइए कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। और यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा बच्चों? तो 2 आ जाएगा। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है, और अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होता है। तो 4 और 2 कितने बन गए? 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो आगे की और हम 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है हमारे पास? 4 है। ठीक है, और अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। यदि इसको हम काट दें तो क्या आपको नहीं लगता कि 2 अनुपात कितना होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे छोटी विषम एवं सम संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 1। और सम संख्या कितनी होती है? 2। तो इनका अनुपात कितना बनता है? 1:2, जो कि आंसर कौन सा सही है आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक वास्तविक संख्या कितने प्रकार की हो सकती है? तो याद कीजिए, एक वास्तविक संख्या में क्या एक परमीय संख्या होती है और एक अपरमीय संख्या होती है। तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक है, चलो बच्चों अब 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए कितने ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप किसको हमने बना के रखे हैं, ये सारे ही आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्यान से देखिए और एग्जाम में जाकर फुल्ली इसको बनाइए। ठीक है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे प्यारे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए क्या बोला है, एक परमीय संख्या, एक अपरमीय संख्या, ए और बी दोनों, अर्थात बोला है कि परमीय भी है और अपरमीय भी है, और डी में बोला है कोई नहीं। तो याद करो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परमीय संख्या और अपरमीय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए √3 एक है, तो सीधा याद रखिए कि जिसका भी वर्गमूल आप निकाल ना सको वो एक अपरमीय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए परमीय दिया है, पूर्ण दिया है, वास्तविक संख्या दिया है। देखिए यहाँ पे अपरमीय संख्या का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि आपकी वास्तविक संख्याएं भी तो होती है एक अपरमीय संख्या। इस बात को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखते हैं? 18 देखते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर में पूछा है कि परमीय संख्या एवं अपरमीय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो सीधा याद रखिएगा कि एक परमीय और एक अपरमीय संख्याओं का गुणनफल बच्चों जब भी होगा वो आपका एक अपरमीय होगा। क्यों? क्योंकि √3, √2 और 2 का मल्टीपल करें तो √2 आएगा, जो कि स्वयं में क्या है? अपरमीय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किसी अपरमीय संख्या एवं परमीय संख्या का अंतर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, ये एक अपरमीय संख्याएं होती हैं, क्योंकि किसी भी परमीय संख्या में से यदि आप एक अपरमीय संख्या को घटाओगे तो आपको अपरमीय संख्या तो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन यदि क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, परमीय एवं अपरमीय संख्याओं का भागफल होगा। तो देखिए आपको एक परमीय है और एक अपरमीय पूछा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार बताइए कि यहाँ पे मान चलिए ऊपर आपका 2 है और बटे में √2 है। इसका जब भी मान चलिए हम करनी का नियम लगा कर भी इसको यदि हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? 2 बटे में 2। यदि काट दिया जाए तो फिर भी हमें कितना मिल रहा है? √2, जो कि एक अपरमीय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक अपरमीय संख्या और एक परमीय संख्या का जो भाग होता है वो एक अपरमीय संख्या हो सकती है। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परमीय संख्या गुने अपरमीय संख्या का मान है। मतलब पूछा है कि एक परमीय संख्या और अपरमीय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो सदैव याद रखेंगे कि ये जो होगा अपरमीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान चलिए कि 2 एक परमीय संख्या है और √2 आपकी क्या है? एक अपरमीय संख्या है। तो इसका जब भी मल्टीपल करेंगे आपको नहीं लगता है कि ये एक अपरमीय संख्या आएगी, है ना बच्चों। तो कितना आसान है समझना, तो कह सकते हैं एक अपरमीय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए कितने प्यारे प्यारे के हैं। देखिए ये भी ऊपर वाला है, नहीं इसमें डबल पूछा है कि परमीय संख्या और परमीय संख्या का
परमीय संख्या गुने परमीय संख्या का मान बराबर है, अर्थात कहा है कि दो परमीय संख्याओं का मान क्या होगा, तो हम क्या नहीं बोल सकते कि दो परमीय संख्या 2 इंटू 2 ले लो तो 4 आएगा, 2 इंटू 3 ले लो तो आपका 6 आएगा, जो कि क्या है, एक परमीय संख्या है ना। तो कौन सी संख्या है, एक परमीय संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 22 का, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या बोला है कि परमीय संख्या प्लस, देखिए अपरमीय संख्या प्लस परमीय संख्या का मान बराबर होगा, मतलब पूछा है कि एक परमीय, एक अपरमीय और एक परमीय संख्याओं का योग होता है। तो बच्चों याद रखेंगे अपरमीय संख्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक अपरमीय में परमीय संख्या को जोड़े या परमीय में अपरमीय संख्या को जोड़े, हमें जब भी मान मिलते हैं क्या मिलेंगे, अपरमीय संख्या ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो स्वयं से जाए, एक से जाए और किसी अन्य से ना जाए। देखिए यदि हम 4 की बात करें तो 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 15 की बात करें तो 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। देखिए यहाँ 29 तो दो ऑप्शन में है। चलिए कुछ इसको अलग कर लेते हैं, इसको हम लोग कितना बना लेते हैं, 39 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 39 जो है 3 से भी जाएगा आपका, 13 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। लेकिन 29 की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो यह सिर्फ और सिर्फ 29 से और 1 से जाएगा और किसी अन्य से नहीं जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सामने पूछा है निम्न में कौन एक सम संख्या है। तो सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से विभाजित हो। तो 2 हमारे पास है, तो ये आपकी सम संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो निम्न में यदि हम बात करें कि कौन एक भाज्य संख्या है, तो वो है 4, ठीक है, जो कि सबसे छोटी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछते कि बताइए निम्न में कौन है जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो 4 होगा। ऑफकोर्स आप लोग कहोगे, इसको आप ही लोग याद रखो, ठीक है। देखिए आपसे कहा है कि किसी संख्या m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए m के लिए बोला है, तो किसी संख्या के लिए, तो यहाँ जब भी कन्फ्यूजन हो m बराबर आप लोग 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग बारी बारी से 1 बाई 1 क्या कीजिए, मान रख रख के चेक कर लीजिए। जैसे में आपके पास पहले ऑप्शन में दिया है m प्लस कितना 2, तो m का मान यदि हम लोग 1 रखें और इसको 2, तो बताइए क्या 3 एक सम संख्या है, नहीं है। तो चलिए बी नंबर ऑप्शन की हम लोग बढ़ते हैं। बी नंबर ऑप्शन की ओर दिया है 2m प्लस 1, है ना। तो 2 इंटू कितना 1 का मान रख लेते हैं, है ना, प्लस कितना 1। तो इसको यदि हम करें तो 2 प्लस 1 इजकल टू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 3 जो है हमारी एक सम संख्या नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन की हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 इंटू 1 इजकल टू 2, यदि हम 2 इंटू 2 करें तो 4, 2 इंटू 3 करें तो 6, 2 इंटू 4 करें तो हमारे पास 8 आएगा। और इस प्रकार से ये सभी की सभी क्या है, एक सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है बच्चों। देखिए कि तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो आप जिस प्रकार से आपने 27 को बनाया उसी प्रकार से 28 को भी बनाना है, आपको वैसे ही चेक करना है ना। तो m बराबर यहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 3। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए में ना, तो चेक करते हैं। तो m का मान यदि 1 लें, ये 2 लें तो 3 है, जो कि हमारा गलत है क्योंकि सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो बी के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो बी का ऑप्शन हमारे पास कितना है, 3m माइनस 1 है बच्चों। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। दिखता रहा है कि सम है, लेकिन आगे भी चेक कर ले थोड़ा। तो दूसरा चेक करें तो 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया, 5, 3 2 जा 6 और 1 गया तो 5। तो ये बच्चों क्या है, एक अपरमीय क्या बोलते हैं, सम संख्या नहीं है। तो चलिए सी नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक कर लें। तो सी नंबर ऑप्शन हमारे पास है बच्चों 2m प्लस 2, है ना। तो 2 इंटू 1 प्लस 2, है ना, तो कितना आ गया 4। अब m का वैल्यू हम कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 1 6, है ना, 2 6 आ गया। यदि हम लोग 3 रखते हैं तो 2 3 6 और 2 कितना हो गया बाबू, 8 हो गया। तो ये क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। देखिए तो आपका सम पूछा है तो विषम संख्या तो पूछ भी सकता है ना, तो इसको भी आप लोग याद रखा करें। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले को चेक किया है।
तो ऑप्शन ए की बात करें तो बच्चों ऑप्शन ए में आपको क्या बोला है कि 2m होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं 2m के आधार पे, है ना। तो m इक्वल टू फिर से 1 2 3 आप रख सकते हो। तो 2 इंटू 1 तो कितना आ गया 2, एक सम संख्या है, ये ऑप्शन गलत है। और क्या बोला है 2m प्लस 1, है ना। तो 2m प्लस कितना दे रखा है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 3, है ना। अगला 2 रख के चेक करते हैं तो ये कितना आ गया 5, 3 रख के चेक करते हैं कितना आ गया 7, 3 5 7 एक विषम संख्या बना रही है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक n के लिए विषम संख्या का रूप है, तो ये भी आपका सेम वही है ना। तो देखिए n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1 2 3 ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पे रखते हैं तो ये 4 मिलेगा जो कि गलत है। 1 रखे यहाँ पे तो 2 2 4 ये भी गलत है। इसको रखे 2 तो 2 में से 1 गया 1। अगला रखते हैं 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3, 3 रख ले तो 2 3 6 में से 1 गया तो हमारे पास बच्चों कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो बच्चों हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी। एक बात याद रखिए, मैं लिखता हूँ ना, संख्या लिख लेता हूँ ना सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से कटे। विषम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से ना कटे। तो सबसे पहले मार्किंग करते हैं सम और विषम का। तो सम की बात करें 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 से 10 के बीच हमें कितनी संख्या मिल गई, सम की बात करें बच्चों तो 5 मिल गई। और विषम की बात कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो विषम कितना मिल गया हम लोगों के पास, 5 मिल गया। तो आप लोग क्या समझे कि जब भी सम संख्याओं का पूछ दे कि इतने से इतने के बीच कितनी सम हो विषम हो, तो आप एक बार बताइए 1 से 10 की उसने बात की तो हमें जो संख्याएं मिली 5 ठो सम मिली, 5 ठो आप लोगों का क्या मिली, विषम मिली। तो आप कह सकते हो कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की बात करेगा तो आधा हो जाएगा तो 25, है ना। देखिए सेम उसी प्रकार से सम संख्या, तो ये भी क्या होगा 25, क्योंकि 0 से 50 में यदि हम जाते हैं तो 25 आपको सम संख्याएं मिलेंगी और 25 आपको विषम संख्याएं मिलेंगी, है कि नहीं। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि पाई एक है। तो देखिए परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या में हमने पढ़ा था, है ना। परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या में हमने पढ़ा था कि पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 34 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 0.3 के ऊपर रेखरी है। तो ये देखिए परमीय अपरिमेय पूर्णांक या कोई नहीं। तो एक बार बताइए कि इसको p/q में तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये क्या है, एक परमीय संख्या है, आप लोग भूलिएगा मत। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से पूछा है। तो देखिए ये भी वही है जो ऊपर है, तो इसको भी आप जब लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं ये भी क्या है, एक परमीय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है एक ही संख्या मिलता जा रहा है लगातार, इसलिए हम लोग क्या डालेंगे, पुनरावृत्ति की संख्या का चिन्ह डालते हैं। तो ये भी क्या है, एक आपकी एक परमीय संख्या, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 36 नंबर संख्या में पूछा है कि संख्या 0 दशमलव इतना इतना का दशमलव प्रसार है। ये एक बात बताइए, जब भी संख्याएं सेम, मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखोगे कि जब भी प्रसार आपको सेम मिले तो वो शांत प्रसार होता है। लेकिन कुछ भिन्न मिल जाए, देखिए 7.32 7.732 7.7.732 डॉट डॉट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को बराबर नहीं ना मिल रहा है। लगातार एक ही जैसी संख्याओं का यहाँ पे जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, भिन्न भिन्न संख्याएं पुनरावृत्ति में आ रही है, तो इसलिए ये अशांत है। तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत है, ठीक है। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, का दशमलव प्रसार है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको पूछा है, तो इसमें जैसे ही आप लोगों के इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये आपका शांत होगा या अशांत होगा, ये आपको
तो 37 नंबर क्वेश्चन को लेकर आप उतना चिंतित ना होइए। इसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत ही होता है, लेकिन ये एक बात आप मत भूलिएगा कि ये जो होती है एक परमीय संख्या होती है। इस चीज़ को आप लोग बखूबी याद रखोगे बच्चों, कि जब भी आपसे इस प्रकार से पूछे तो अशांत तो हो सकता है, लेकिन परमीय और अपरमीय में पूछे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, वो आपका परमीय संख्या ही होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हम देखते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, देखिए शांत या अशांत। तो आप लोग एक बात याद रखो कि जिस संख्या के भी बटे में 2 और 5 का गुणनखंड हो, वो संख्या जो होती है शांत होती है। और इसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, ठीक है, तो वो आपकी अशांत हो जाती है। जैसे यहाँ पे जैसे ही 3 आएगा ये अशांत होगा। 2 के बटे में यदि हम 2 भी लिखे तो भी ये शांत है। 2 के बटे में हम 5 लिखे तो भी ये शांत है ना। तो इसके अलावा 2 इंटू यहाँ पे इस प्रकार से भी यदि लिखा जाए तो भी शांत है ना। और यदि आपका इस प्रकार से लिखा जाए तो भी यह क्या है, ये एक शांत संख्या है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसके अलावा और कोई आ जाए तो आपका अशांत होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है 6/15 शांत है या अशांत। तो देखिए अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं। तो ऐसी जब भी संख्याएं हैं और ऊपर और नीचे कटने वाली हो तो दोनों का ही आप फैक्टर कीजिए। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और नीचे 3 गुने 5 यानी 15। 3 से 3 गया 2/5। तो कह सकते हैं 5 जो है हर में मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये जो हुआ आपका क्या हुआ, एक शांत संख्या हुई, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे कि यह एक शांत है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए निम्न में से किस संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपसे दिया गया है, ये पहले ऑप्शन में आपको दिया है 3/35। ठीक है, तो 3/35 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 3 और बटे में 35, तो 35 लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 3/7 गुने 5। देखिए 5 तो है लेकिन 7 है, तो इसलिए ये क्या है, ये तो अशांत होगी भाई। और हमसे पूछा है कि शांत कौन होगा, तो 7/75 को कर लें। तो 7 में हमारे पास बच्चों कितना है, 75 है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो 7 और यहाँ करें तो 3, 3 5 15 और 15 5 75। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और 5 5 आ गया, जो कि क्या है, ये भी एक क्या है, अशांत है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले मतलब यदि ऑप्शन की ओर हम देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारे पास 3/25 है। तो क्या हम बोल सकते हैं 5 गुने 5। देखिए यहाँ पे दोनों ही कितना है, 5 आ गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और हमें 5 ही तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है बच्चों, है ना, समझे आप। चलो बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 3/75 का दशमलव प्रसार होगा। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा ये टिक आउट कर दिए थे। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/75 को लिखेंगे और फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम करें तो 3 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा, 5, है ना। देखिए 3 से 3 गया बच्चों, तो 1/5 गुने 5 आता है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 5 आ गया, तो 5 जब आ गया तो क्या हो जानी चाहिए, शांत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3/75 को हम लोग ऊपर चेक कर चुके हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि अशांत आपसे पूछा है ना। 6/15 को हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो इसको करें तो 2 गुने 3 और 3 गुने 5, है ना। तो ये भी गया, तो 2/5, ये भी क्या है आप लोगों का एक शांत संख्या है, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर सी को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में हमने देखा कि 3 के बटे में 27 फैक्टर करेंगे तो 3 का 9 नतिया 27। एक गया तो आप बोल सकते हो 1/9, है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2। तो ये देखिए 5 नहीं है और ना ही 2 है, तो हम कह सकते हैं कि यही जो है एक अशांत आवृत्ति की संख्या है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर कितना को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 के बट्टे में 2 के पावर 5, 3 के पावर 2। ये देखिए 2 और 5 तो दिख रहा है, लेकिन 3 एक अलग से आ गया। तो सीधा बोल सकते हैं कि 2 5 में यदि 3 आता है तो ये संख्या अशांत की ओर जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देख लेते हैं। तो 43 को देखते हैं ना। 43 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखें। दिया है कि 0.3 के ऊपर डिग्री
का परमीय रूप में लघुत्तम रूप है। तो देखिए ऐसा अक्सर ही आपसे पूछा है। जब भी ऐसा कहे ना तो आप लोग इसका सबसे पहले 0 कितना है 3 और ऊपर रखिए, इसका दशमलव हटाइए। तो जैसे ही दशमलव हटाएंगे दशांश है तो 10 का भाग। और देखिए एक संख्या किसी भी संख्याओं पे यदि रेकरी लगा हो तो उसको काउंटिंग कीजिएगा तो 1 मारकर 1 घटा दीजिए। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये 3 बटे में कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। काट देंगे तो तितरी के 9, तो 1 बटे में कितना आ गया 3 आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है। ये देखिए बिना कटाए ही दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी 3/9, क्योंकि हमने 3/9 को कटाया है ना। तो 3। चलिए बच्चों हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी बनाना बहुत आसान है। इसको ऐसे बनाइएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से तो बहुत समय लगेगा। तो देखिए आपको क्या करना है 23.43 ऊपर देखिए बराबर है। तो इसको जब बनाना हो इसको आप लोग 2 भागों में बांटो। वो 2 भाग कौन कौन से होंगे, तो पहला आप इस प्रकार से बांटो इकाई दहाई सैकड़ा, ये आपका 100 हो गया है ना। तो ये आपका 100 हो गया है ना। तो ऊपर रेकरी है तो 1 घटेगा है ना। तो इसको जब हटाएंगे तो ये संख्या आपकी सेम बचेगी है ना। तो यहाँ पे -23 करना है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि 43 में से आपको कितना माइनस कर देना है 23, यानी दशमलव हटाने के बाद जो संख्या बच जाए उसको भी आपको क्या कर देना है यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ से ये देखिए आपका 99। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 23 20 बटे में कितना आ जाएगा 99, जो कि ऑप्शन नंबर के कौन सा सही है, सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो कितना है 0.32 के ऊपर रेकरी है ना, पुनरावृत्ति है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसा हमने वहाँ पे बनाया सेम वैसे ही करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बटे में 100। जैसे ही हमने 100 किया तो आपका जो है 32 मिल गई संख्या, क्योंकि इसको हटाया आपने। तो ये संख्या देखिए छूट रही है, आपने 32 को हटाया तो ये जो छूट रहा है ना, ये जो छूट रहा है इसको आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसके बाद एक और दशमलव बचता है तो इकाई दहाई, तो यहाँ पे कितना माइनस करना होगा आपको 10। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कितना लेकर आओगे बच्चों, तो 29 बटे में 90 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 29 बटे में कितना होगा बच्चों 90 आपका राइट आंसर होगा। देखिए कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपको 2.32 ऐसे कहता तो इकाई दहाई सैकड़ा आप 100 करते है ना। तो जैसे ही 100 करते तो ये तो पूरा हट गया ना, तो 232 आपका हुआ। और ये देखिए इसको भी तो आप हटा देना, तो इकाई दहाई तो 10 माइनस होगा। और इकाई दहाई होते ही क्या आपको नहीं लगता कि 23 एक संख्या मिलेगी, तो आपने 23 यहाँ पे घटा देना है। सेम ऐसे ही करना है। तो इसको यदि घटाएं तो जो भी मिले हमारा वो आंसर होगा। जैसे 12 में से गया तो 9 आ गया है ना। यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, तो 2, तो कितना हो गया 0। और यहाँ पे कितना बच गया बच्चों आपके पास 2। तो 209 बटे में इसको कितना लिख सकते हैं आप लोग 90 लिख सकते हैं। आप लोग समझे कि इस प्रकार के कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को आप लोग, है ना। चलिए बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि 7 - 2 √3 है। तो बताइए इसका रोटेशन बाहर नहीं निकल सकता, तो इसलिए क्या है एक अपरिमेय संख्या है ना। चलो बच्चों अब 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में कौन एक परमीय संख्या है। एक बार बताइए इसका रोटेशन नहीं निकल सकता, परमीय नहीं, जाने दीजिए। 3 का नहीं निकलेगा, ये भी आपकी परमीय नहीं अपरमीय होगी है ना, यानी ये परमीय नहीं है ना। इसका भी रोटेशन नहीं निकलेगा, ये भी आप लोगों का एक परमीय संख्या नहीं है। लेकिन 16 की बात करें तो इसका 4 रोटेशन वैल्यू आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो देखिए बोला है निम्न में कौन अपरमीय नहीं है। आपसे कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ना। तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो सीधा है अपरिमेय नहीं है अर्थात परमीय बोला है। तो देखिए 3 का रोटेशन वैल्यू नहीं होगा है ना, तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी है ना। यहाँ पे देखिए इसका रोटेशन वैल्यू नहीं निकलेगा, अर्थात मतलब सॉरी ये क्या होगी आपकी रोटेशन वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। और आपसे पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 21 का भी रोटेशन वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए
ये भी एक अपरिमेय है, और हमसे पूछा है कि अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसका गुना करें तो भी अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ देखिए 64 का रोटेशन वैल्यू 8 होता है और 81 का रोटेशन वैल्यू 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं कि निम्न में कौन अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में कौन है अपरिमेय। देखिए 36 की बात करें, 36 का रोटेशन कितना आता है? 6। 64 का 8, तो ये तो परमीय हो गई। 1 की बात करें तो 1, और 81 की बात करें तो 1, तो ये भी तो परमीय हो गई। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमसे तो अपरिमेय पूछा है। लेकिन बट यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें 3 का रोटेशन वैल्यू नहीं मिलता है और 5 का भी नहीं मिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया? सही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है कि 10 गुने √15, √10 गुने √15 बराबर होगा। तो बच्चों देखिए, जैसे ही √10 गुने हमने √ कितना किया? 15, तो हमें कितना मिल गया? 150 मिल गया। तो 150 की बात करें तो आप लोग कितना बोल सकते हो? 5 छके 30, है ना, 5 छके 30 और 30 पंजे 150। ये देखिए 5 5 बाहर आ गया, तो 5 √ कितना हो गया? 6। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा है 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है, और ये भी देखिए अपरिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या। तो बोला है एक संख्या है, तो देखिए ऐसा जब भी पूछे तो बोला है कि अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, क्या है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी याद फंसो, आपको याद होगा कि 3 + √3 है ना, और फिर से 3 - √3 एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या बनाता है? देखिए a + b × a - b एक फॉर्मूला हमारा बनता है a² - b², है ना बच्चों। तो यहाँ पे बात करें तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये 9 माइनस कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया, है ना, रोटेशन कट के, तो ये हमारा 6 आ गया। तो 6 को देखिए एक पूर्णांक संख्या भी हो सकती है और एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि पूर्णांक संख्या, तो आप पूर्णांक संख्या पे जा सकते हो, है ना। आपको लगता है परिमेय संख्या, तो परिमेय पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए आपको ऑप्शन पहले मिलता है तो पूर्णांक ही मारिए, अर्थात आप लोग परिमेय मार सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो √n होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो n = 1 2 3 4 ऐसा मान रख लीजिए, जैसे कि हम पहले रखे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो देखिए, तो √ बोला है तो 1 रखते हैं तो 1, 2 रखते हैं तो √2, 3 रखते हैं तो √3, और 4 रखते हैं तो √2। तो हमें क्या मिल रहा है? एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अर्थात बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या भी तो है। तो देखिए क्या बोला, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर हम लोग जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। देखिए 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा? तो 2 लगातार सम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 2 और 4 का मसा कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। सबसे छोटी संख्या लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा बच्चों। चलिए हम 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का मसा होगा। तो प्रथम भाज्य संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 4 होती है, और अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो देखिए दोनों का मसा कितना आ जाएगा? 2 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा कितना है? 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है बच्चों, है ना। तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होगा? तो 2 लगातार विषम संख्या है 1 3 हो सकती है। तो 1 और 3 में हमें छोटा क्या मिल रहा है? 1। तो क्या कह सकते हैं? 1 हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि 1 = 1 × आप क्या लिखते हैं? 1। 3 बराबर यदि करते तो 3 × क्या करते? 1। तो जो मिले वही तो हमारा क्या है? मसा है। तो 1 इसमें राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका पूछा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, ठीक है, डॉट विधि भी कहते हैं। तो याद रखिए कलन विधि होती है। ठीक है बच्चों, तो अगला देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न
में से किसे परिकलित करता है, अर्थात किसे दिखाता है। तो हम अच्छा एक बात बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप लोग म से ही तो ज्ञात करते आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। 58 में बच्चों क्या बोला है कि यदि भिन्न a बाई b में b का मान आपके पास कितना है, 2 के पावर n और 5 के पावर m है, तो के रूप में हो तो संख्या है। तो एक बार बताइए, ये बटे में भी है तो बटा में आपको जहाँ मिल जाए, है ना, हर में जहाँ मिल जाए 2 के पावर n और 5 के पावर m, तो वही आपका तो आंसर होगा। ये देखिए, ये आपका a है, इसको a मानिएगा, ये a है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस गुने लस ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर होगा। एक बार बताइए कि आप लोग क्या जानते हो, a गुने b, है ना, लस गुने क्या बोल सकते हैं, एलसीएम गुने HCF, है ना। और यदि हम हिंदी में, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज 1 का मैंने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन बना के रखे। तो क्या लिखे हैं, दो संख्याओं, है ना, यही तो फॉर्मूला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुने लस। ठीक है, तो दो संख्याएं कितनी कौन कौन सी है, a और b, है ना, लस गुने मस यानी a गुने b। तो आपका a गुने b जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत ही बढ़िया है, ऑप्शन पे जा सकते हैं। चलिए अब आपको बोला है 624 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात कितने होंगे। तो आपके ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, है ना, तो 6 कुछ करना नहीं है आपको, 625 का ना फैक्टर कर लेना है। ठीक है, तो 625 को कीजिए, कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से जाइए तो कितनी बार में, 25 बार में, फिर 5 से जाएगा ये, है ना, तो कितना आ गया, 1 2 3 एंड 4, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो ये देखिए आपको घात पूछा है, तो घात यानी घात वाली संख्या, तो कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है, डी हमारा सही है ना। चलिए बच्चों एक्शन नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा कितना है 50 हो, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए संख्याओं का गुणनफल, तो आपको याद होगा कि दो संख्याओं, है ना, का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। तो आपका जो बताइए लसा और मसा यानी एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ जो है आपस में बराबर होते हैं, बस इन्हीं का गुना कर दीजिए ना। तो 25 गुने आपको कितना कर लेना है, 50 कर लेना है ना। हालांकि 25 आपका लसा है और मसा है, आपको उतना नहीं सोचना है। लसा मसा जब भी कहे आप क्या कर दीजिए, इन दोनों का ही मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग देखते हैं। देखिए 62 में आपसे पूछा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए आपको तो फैक्टर करना होगा। चलिए हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, कितना है 5, तो 5 की बात करें तो 5 एक बार में जाएगा। 15 की हम बात करें तो 3 गुने 5, है ना, तो 5 का आपका कितना हो जाएगा, 5 गुने 5, है ना, 5 का 5 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो 15 की यदि हम बात करें तो 3 गुने कितना होगा, 5 गुने 1, और 20 की यदि हम बात करें बच्चों तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, है ना। तो लसा निकाल लेते हैं, है ना। तो लसा इसमें से देखिए क्या क्या मिल रहा है, 5, तो आपका मसा कितना मिल रहा है, 5, तो मसा कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। और यदि हम लसा की बात करें, किसकी बात करें, लसा की, तो 2 इंटू 2, है ना, जो मिले वो भी और जो ना मिले वो भी, है ना। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका 5, है ना, और उसके बाद बन जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 5 20, और ये कितना हो गया बच्चों, 60। तो आपसे पूछा क्या है, लसा और मसा का अनुपात पूछा है ना बच्चों। तो आपका लसा कितना आ गया, 60, है ना, और आपका मसा कितना आ गया, 5। तो काट देंगे तो 12 पंचे 60, 12 अनुपात कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 63 देख लेते हैं बच्चों। तो क्या दिया है, दो संख्या a और 18 का लसा यदि 30 और मसा कितना हो 3 हो तो a का मान क्या होगा। देखिए ये भी आपका बहुत ही आसान है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आपको दो संख्या दे रखा है a है ना, और फिर से 18 है ना। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो HCF गुने क्या होता है बच्चों, LCM होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि यहाँ पे लसा जो है, लसा यानी LCM जो है कितना है 30 है, और मसा जो है वो कितना है 3 है ना, और ये कितना है 18 a गुने 18। अब ये देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 18a और ये 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा, और ये इधर काट देगा, 18 एकम 18, 18 पंचे 90। तो इसलिए a बराबर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आएगा। कितना आएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा आप लोगों का 5। ऑप्शन नंबर कितना है, बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं हम लोग, 64 देख लेते हैं। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, यदि उसमें पहली संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात। देखिए यदि हम इसकी बात करें तो दो संख्या मान चलिए कोई a थी और कोई थी b, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को गुना करने के बाद हमें कितना मिला था बच्चों, तो कितना मिला था हम लोग को 240। तो हम लिख लेते हैं 240 है ना। तो इसमें बोला है कि पहली संख्या आपके पास कितनी है 20 है। तो मान चलिए a वो संख्या थी जो 20 थी, और यहाँ पे b जो थी हमारे पास ज्ञात करनी थी। तो बताइए इधर से इसको काट दे तो 12 12 में चला जाएगा, तो इसलिए b बराबर हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। 65 आपको दिया है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो, n हो, ठीक है। तो n हमेशा भाज्य होगा, मतलब बोला है n किससे विभाजित होगा। तो बच्चों क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, 13,986 को आप लोग क्या कर लो, फैक्टर कर लो। कितनी बार में जाएगा बच्चों, तो 2 छक्के 12 है ना, 2 9 18, 2 9 18, 2 3 6। फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा है ना, 3 दूनी 6 है ना, तितरी का 9, तितरी का 9, 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। फिर ये 3 से जाएगा है ना, तो 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21। तो बच्चों फिर क्या जाएगा आपका, ये 7 से जाएगा 111 टाइम में है ना। कितनी बार में जाएगा, 111 टाइम में, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी संख्याएं मिल गई अभाज्य संख्या के रूप में, 2 3 3, ठीक है, 7 और फिर से 111। अब बोला है इनका योग, तो यानी इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे है ना बच्चों। तो जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 7 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 2 26। तो ये कितना आ गया, 126। अब देखेंगे दी गई संख्याओं में से किससे ये कटता है, देख लेते हैं 6 से चेक करके। तो 126 को आप कटा दीजिए 6 से, तो 6 दूनी 12 है ना, और फिर से आपका 6 है ना, 6 कम 6। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, तो ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कि 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, नहीं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बच्चों तो देखिए आपको ये चेक करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, ये सोचिए कि मान चलिए √11 आपको दे रखा है, तो इसके पास की रोटेशनल वैल्यू में कौन सी संख्या होती है, तो वो है 9, और 9 का रोटेशन वैल्यू कितना होगा 3, तो इसलिए 11 आपका सही नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं √5 की, √5 की, तो 5 के पास कितना मिल जाएगा आपको, √4, तो इसका रोटेशन वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2। तो हम कह सकते हैं कि यही वह संख्या होगी जो आपकी होगी। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। ओके।